आज भारत की नई संसद में कार्यवाही शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभी दूर हैं कहकर विपक्ष की तरफ से जल्द चुनाव की अटकलों को खारिज कर दिया। इसके बाद नई संसद में लोकसभा की कार्यवाही के पहले ही दिन उस बिल को सरकार की तरफ से पेश कर दिया गया जो पिछले 27 साल से संसद के दोनों सदनों से पास होकर कानून नहीं बन सका, महिला आरक्षण बिल, जिसे लोकसभा में पेश करते हुए आज प्रधानमंत्री ने बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम बताया। क्या नई संसद से गणेश चतुर्थी के दिन वो शक्ति पूजा है जिसमें 1/3 का वादा महिलाओं के लिए करके 100% जीत की गारंटी बन जाती है? जिस पुरानी संसद का नाम अब संविधान भवन रखकर नई संसद की तरफ 19 सितंबर की दोपहर प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसदों के साथ निकले। क्या देश की नई संसद वो इतिहास अब रचेगी जो 27 साल में नहीं हुआ? साल था 1996। देवगौड़ा की सरकार थी। पहली बार देश में महिला आरक्षण बिल संसद में पहुंचा, लेकिन पास नहीं हो पाया। अगले साल 1997 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार ने भी कोशिश की। महिला आरक्षण बिल पर कामयाबी संसद में नहीं मिली। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। महिला आरक्षण बिल फिर संसद की दहलीज तक पहुंचा, लेकिन पास नहीं हो पाया। 1999 अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने। फिर सदन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण संसद में देने वाला बिल आता है, लेकिन पास नहीं हो पाता। फिर आया साल 2010, जब मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 2008 से चलती कोशिश में 2 साल बाद राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास तो हुआ, लेकिन लोकसभा तक फिर पहुंच नहीं पाया। 12 सितंबर 1996 देश की संसद में पहली बार महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था। 25 फरवरी 2010 राज्यसभा में महिला रिजर्वेशन बिल पास होकर आगे नहीं बढ़ पाया। अब 19 सितंबर 2023, 27 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार की नई कोशिश क्या नया इतिहास बना पाएगी? जब नई संसद के भीतर पहुंचकर प्रधानमंत्री सीधे कहते हैं, लगता है पवित्र काम के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रही है। हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में बिल पेश किया। सशक्तिकरण भी करेगा और महिलाओं का उत्थान भी करेगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। हमारे देश के लोग
संसदीय भाषा से अलग अब आपको आम भाषा में बताते हैं बिल में क्या कुछ कहा गया। बिल का नाम है 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023। प्रधानमंत्री ने नाम दिया नारी शक्ति वंदन विधेयक। लोकसभा और दिल्ली समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी जैसे लोकसभा में 543 सीट है, इसमें से 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इन 181 सीट पर सिर्फ महिलाएं ही उम्मीदवार होंगी। SC ST के लिए कोटा के अंदर कोटा है, यानी SC के लिए 84 सीटें जो पहले से रिजर्व हैं, उनमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। जबकि ST वर्ग के लिए जो 47 सीट पहले से आरक्षित है, उनमें 33% हिस्सा आदिवासी महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। बिल पर पहले लोकसभा में चर्चा है, फिर लोकसभा से पास होना होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाएगी, फिर गजट में छपेगा, इसके बाद लागू हो जाएगा। जैसे ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं, आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? लोकसभा में बिल पेश हुआ तो देश में बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह जश्न मनाने लगे, पटना से हैदराबाद तक। आपको भी सुनकर अच्छा लगा होगा। देश में ज्यादा महिलाएं सांसद बनेंगी, विधायक बनेंगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाओं के मुद्दे, अधिकार, समस्या, समाधान पर ज्यादा बात सदनों में हो पाएगी। लेकिन जिनका जवाब आगे तलाशना जरूरी है, वो सवाल अब जान लीजिए। क्या महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो गया तो 2024 के चुनाव में लागू हो जाएगा? क्या विपक्ष का ये दावा सही है कि महिला आरक्षण बिल पास भी हो जाए तो 2029 के चुनाव से पहले महिलाओं को फायदा नहीं मिल पाएगा? जिस महिला आरक्षण बिल को पेश करके इतिहास रचने की बात बीजेपी करती है, विपक्ष उसे क्यों अभी झुंझुना बताता है? अगर बिल से अभी तुरंत फायदा महिलाओं को नहीं मिलना तो विशेष सत्र बुलाकर अभी बिल पेश करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या महिला आरक्षण बिल पेश करके सरकार ने बड़ा कदम उठाया जहां विपक्ष को अपना राजनीतिक नुकसान दिखने लगा है? साल था 1966। देवेगौड़ा सरकार थी। सरकार ने सदन में बिल पेश किया, लेकिन तब 1/3 आरक्षण की बात करने वाला विधेयक सिलेक्ट कमेटी के पास गया। उसी साल शरद यादव ने एक बयान दिया जो आज भी चर्चा में आता है जब भी इस बिल की बात होती। शरद यादव ने तब कहा था, क्या आप परकटी महिलाओं को सदन में लेकर आना चाहते हैं? इसके बाद सफाई आई थी कि शरद यादव का आशय एलीट महिलाओं को लेकर था। उन्होंने सफाई दी और बाद में अपने बयान के लिए माफी भी मांगी। 1996 से अब तक 27 साल का इतिहास देखें तो हर बार अलग अलग वजहों से विरोध होता रहा और महिला आरक्षण बिल लटका रहा। जैसे 1996 में जब बिल पेश हुआ तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण अलग मांगते हुए विरोध किया गया। 1997 में भी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग करते हुए पेश हुए बिल का विरोध किया गया। 1998 में ओबीसी के साथ मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग हुई और बिल की कॉपी छीनने तक की कोशिश सदन में हुई। 2010 में राज्यसभा में पास होने के बावजूद सरकार लोकसभा में इसलिए बिल नहीं ला पाई क्योंकि कहा जाता है कि यूपीए के गठबंधन के भीतर ही कई दलों ने विरोध कर रखा था। 2023 में अब फिर से ओबीसी महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग रिजर्वेशन मांगते हुए अभी से कई दल विरोध करने लगे। पूरा का पूरा षड्यंत्र है मुसलमानों के खिलाफ और दलितों पिछड़ों के साथ। जहां तक बीजेपी और कांग्रेस का सवाल था, हमने पहले कहा था ये दोनों एक हैं, ये दोनों ने शोषण किया लगा था और आज भी इसी तरह से महिला आरक्षण लागू करके आपका महोदय जो साधारण परिवार के, गरीब परिवारों के, दलित परिवार के, मुसलमान परिवार के या पिछड़ी जातियों के लोग जो इस लोकसभा में 85-90% गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज बुलंद करने वाले हैं, उनको वंचित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र इस कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का है। ये दोनों मिलकर के देश के बर्बाद तो किया ही है, अब जो संसदीय लोकतंत्र बचा था उसको भी बर्बाद करने पर तुले हुए। जिस आधार पर महिला आरक्षण बिल का विरोध साल 1999 में मुलायम सिंह करते रहे, उसी आधार पर आखिरी बार 2010 में पेश हुए महिला रिजर्वेशन बिल के दौरान भी सभापति की कुर्सी तक विरोध करने वाले सांसद पहुंचे और बिल की कॉपी तक छीनने फाड़ने की कोशिश हुई। अब 2023 में सरकार फिर से जब बिल
संसद में लाती है तो प्रधानमंत्री सबसे सर्वसम्मति से ऐतिहासिक बिल को पास करने की प्रार्थना करते हैं। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री के इसी बयान से ठीक पहले पुरानी संसद में आखिरी बार प्रवेश करती सोनिया गांधी से जब महिला आरक्षण बिल पर सवाल हुआ तो जवाब आया, ये बिल हमारा है। ये सब सुनकर ऐसा लगेगा कि फिर तो अच्छी बात है, सब चाहते हैं कि बिल पास हो जाए। लेकिन जैसे ही बिल पेश हुआ, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक विरोध की अलग अलग सुर साधती सियासत सामने आने लगी। कांग्रेस बिल का समर्थन करती है, लेकिन अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की बात शुरू की। बीजेपी हंगामा करने लगी। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहां के महिलाओं को नहीं मिलता, और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। असली हंगामा हुआ तब जब खड़गे ने कह दिया कि कमजोर महिलाओं को पार्टियां टिकट देती। बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं है, साक्षरता भी कम है। सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। मुझे मालूम है। इस पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति दर्ज की। मेरा कहना यह है कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं, वो मुंह नहीं खोलना, उस पार्टी में बात भी नहीं करना। इस बयान पर हंगामा जारी रहा। फिर खड़गे बोलते हैं, अब पार्टी बोला मैं, आपके पार्टी को नहीं बोला। अरे बैठिए आप, आप हिंदुस्तान के हर पार्टी में ऐसे है, आप उनको बात करने नहीं देते, उनके हकूक को आप कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीधे कहा कि हमको अपने साथ मत गिनिए। To make a sweeping statement that all parties choose women who are not affected is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We've all been empowered by our party, but I object to him making a sweeping generalization of all parties. इस पूरी बहस की शुरुआत ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग के साथ होती है, जिसकी मांग और दल भी करते हैं। मांग रही है और रहेगी, आगे भी रहेगी। मैं जानता हूं कि सदन में और बहुमत प्राप्त जो दल है उसके अंदर एंटी ओबीसी लोग बैठे हुए हैं। वे ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने नहीं देंगे। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा, वी आर होपिंग, एक वक्त ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान की इस नई संसद में ओबीसी महिलाओं के समर्थक संसद सदस्यों की ज्यादा होगी, उस वक्त हम इसको पास करवा लेंगे। इसी तरह मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग करते हुए बिल का समर्थन और विरोध दोनों हो रहा। 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। ऐसा ही विरोध 27 साल से देश में महिला आरक्षण के बिल पर जनता देखती आ रही है।
सवाल है कि क्या इस बार विरोध के आगे जीत होगी या फिर महिला आरक्षण का समर्थन तो सब करेंगे लेकिन कंडीशन अप्लाई लगाकर बिल को पास नहीं होने देंगे।